जून 1965 एमिटिविल एरिया के 112 ओशन एवेन्यू के इस घर में एक फैमिली शिफ्ट होती है। इस फैमिली में टोटल 7 लोग थे। रोनाल्ड डीफ्यो और लुइस डीफ्यो जो कि कपल थे। इन दोनों के टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा बेटा था रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर और इसकी 2 बहनें और 2 भाई थे, जिसमें से ये सबसे बड़ा था। अब देखने में तो ये फैमिली बड़ी ही आइडियल फैमिली लगती थी, बड़ी ही खुश फैमिली लगती थी, पर घर के अंदर का सिनेरियो कुछ और था। रोनाल्ड डीफ्यो जो कि इस घर के हेड थे, वो बहुत ही अब्यूजिव और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते थे और अपने बच्चों के हर डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। हालांकि इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के भी एलिगेशंस लगे हुए थे। हालांकि फाइनेंशियली बात करें तो इस फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी। ये बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली थी। इस फैमिली के पास खुद की स्पीड बोट्स, लग्जरी कार्स और हाउसेस थे। रोनाल्ड डीफ्यू एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो एक कार डीलरशिप कंपनी को ओन करते थे और वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर, उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, उनके कारोबार को, उनकी कंपनी को आगे लेके जाए। समहाउ इन लोग की रूटीन लाइफ चल रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरी की पूरी फैमिली एक मिस्ट्री बन के रह गई। चलिए देखते हैं क्या हुआ। The Long Island man convicted of murdering his family in Amityville, New York, died in prison. He came, he opened the door, and he was screaming, "Come on, help me. Somebody shot my mother and father." His handsome 3-story house for clues while divers explored the backyard swimming pool. He fired 7 shots from a high-powered rifle. पर रोनाल्ड डीफ्यू जूनियर बहुत ही केयरलेस था। वो ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, ना ही अपने पेरेंट्स की बात सुनता था। इसी सब बर्ताव को लेके डेली जब डिनर टेबल पे सारी फैमिली बैठती थी, तो इनके फादर तो पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे और रोनाल्ड डीफ्यो की हरकतों को देख के ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते थे और वो गुस्सा इनकी अपनी वाइफ और अपने सारे बच्चों पे भी उतरता था। अब रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर भी थोड़े समय के बाद सेम अपने पापा के सेंटर पे काम करने लग जाता है। इन लोग का डेली रूटीन था। लुइस डीफ्यो डेली अपने हाउस होल्ड वर्क करती थी और जितने भी छोटे इसके भाई बहन थे वो सब अपने स्कूल वगैरह जाया करते थे और रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर कार सेंटर जाया करता था। इन लोग की टाइमिंग थी कि 6 बजे रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर हमेशा कार सेंटर तक पहुंच जाया करता था और रोनाल्ड डीफ्यो उसके थोड़े समय बाद कार सेंटर पे आया करते थे। अब आता है दिन 13 नवंबर 1974 का। रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर हमेशा अपने डेली रूटीन की तरह कार डीलरशिप सेंटर पहुंच जाते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। अब यूजुअली क्या होता था, जब रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर पहुंच जाते थे अपने कार डीलरशिप कंपनी में, उसके लगभग 1 से 2 घंटे बाद उनके फादर भी आ जाया करते थे। पर आज कुछ अनयूजुअल सा था। सुबह के 9 बज चुके थे पर अभी तक उनके फादर कंपनी में नहीं आए थे। तो डेली जैसा एक नॉर्मल इंसान करता, उसने भी अपने घर में कॉल किया, लेकिन कॉल कोई पिकअप ही नहीं कर रहा था और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि घर में 6 लोग हैं और कोई कॉल ही नहीं पिकअप कर रहा है। बट लेटर सम टाइम उन्हें लगा कि किसी वजह से नहीं आए होंगे और कंपनी में बाकी कस्टमर्स भी आ चुके थे, तो रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर बहुत ही बिजी हो गया। अब पूरा अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद रात में उसका डेली रूटीन था कि जब अपना पूरा काम ख़त्म करके कंपनी को शट ऑफ कर देता था, तो वो एक बार में जाया करता था। अब डेली रूटीन की तरह वो बार में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, ड्रिंक वगैरह करता है और अपने घर जाता है। जब रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर अपने घर के गेट पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसके घर की फैमिली कार तो पार्किंग में ही खड़ी है। वो जाके घर पे नॉक करता है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार नॉक करता है फॉर ओवर 10 to 15 मिनट्स, पर कोई भी गेट नहीं खोलता है। इस समय रोनाल्ड डीफ्यो जूनियर को बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी वो देखता है कि उसके घर की एक विंडो खुली हुई थी और वो उस विंडो से घर के पास जाकर घर में देखने लगता है और उसी विंडो से वो घर के अंदर जाता है और वो जो देखता है, वो देखते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि रोनाल्ड डीफ्यो और लुइस डीफ्यो, उसके पेरेंट्स, ज़मीन पे पड़े हुए हैं और उनके पेट से खून निकल रहा है और वो पेट के बल लेटे हुए हैं। वो देखते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है और तभी वो जाता है अपने सिबलिंग्स के रूम में
और देखता है कि उसके चारों भाई बहन का भी मर्डर हो चुका है। ये सब देखते ही वो घर के बाहर आता है और अपने सारे नेबर्स को बुला के पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस साइट पे आके अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो रोनाल्ड डेफियो से कुछ जनरल सवाल पूछती है कि जैसे उनके घर का कोई दुश्मन या कोई ऐसा आदमी जो ये काम कर सकता है। रोनाल्ड डेफियो जूनियर जवाब देते हैं कि ऐसा उनके नज़र में कोई भी। पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, पर पुलिस को अभी भी कुछ स्ट्रेंज बातें लग रही थी कि एक ही दिन में पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर हो गया, वो भी गोली से, और किसी को आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। पर पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, बाकी घर को पूरे जांच पड़ताल सब करती है, पर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता है। अभी तक पुलिस को कोई भी क्लूज़ नहीं मिल रहे थे कि ये मर्डर किसने किया होगा। पर तभी आती है मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स में आता है कि इनकी पूरी फैमिली की मर्डर रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। यानी कि उस समय रोनाल्ड डेफियो जूनियर भी घर में ही था। तो इसी को देखते हुए रोनाल्ड डेफियो जूनियर को कस्टडी में लिया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। और इसमें रोनाल्ड डेफियो जूनियर का एक शॉकिंग बयान आता है। पहले तो कस्टडी में रोनाल्ड डेफियो जूनियर बातों को घुमा रहा था, पर अचानक से वो कहता है कि हाँ, मैंने ही मर्डर किया है। वो बताता है कि अक्सर उसकी रात के 3:15 पे नींद खुल जाया करती थी और 13 नवंबर 1974 यानी कि उसी रात उसकी सेम 3:15 पे नींद खुलती है। और नींद खुलते ही वो अपनी राइफ़ल उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को मार देता है। वो बताता है सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और रोनाल्ड डेफियो और लुइस डेफियो को 2-2 गोली मारता है और अपने बाकी सिबलिंग्स के रूम में जाके उनको भी एक एक गोली मारता है। जब पुलिस इससे रीज़न पूछती है कि इसने ऐसा क्यों कहा, तो उसका एक ही आंसर था, द वॉइस टोल्ड मी टू डू इट। वो कहता था कि उसे घर से कुछ आवाज़ें आती थी जो उसे कहती थी ये करने। पर अभी भी पुलिस के मन में कुछ सस्पिशियस सवाल थे जो कि पुलिस को बहुत खटक रहे थे। जिस राइफ़ल से रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपनी फैमिली का मर्डर किया, वो एक बहुत ही लाउड राइफ़ल थी। इसका मतलब एक राइफ़ल के बाद ही सारे नेबर्स को उठ जाना चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने टेस्ट भी कराया, सेम लोकेशन पे सेम राइफ़ल से जब फायर करवाया तो टोटल 5 मोहल्लों तक आवाज़ गई थी। पर उस रात क्या हो गया था? उस रात ये आवाज़ क्यों नहीं आई थी? उस रात नेबर्स क्यों नहीं उठे थे? नेबर्स को क्यों नहीं पता चला कि घर के अंदर क्या हो रहा है? इसका क्या रीज़न था? अब इस घर में क्या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी या नहीं, इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि थोड़े समय बाद ये भी पता लगता है कि रोनाल्ड डेफियो जूनियर को डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। यानी उसके पास 2-2 पर्सनैलिटी थी वो, और वो पर्सनैलिटीज़ को स्विच करता रहता था कभी भी अपने हिसाब से। तो अभी तक तो इसका कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल चीज़ें हैं या नहीं हैं। हालांकि रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने बताया कि जिस दिन से ये लोग घर में शिफ्ट हुए थे, उसी दिन से घर में अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। इन लोग को एक बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता था जो कि घर के आर्किटेक्चर में था ही नहीं, और वो रूम इन लोग को मिला था। वो ये क्लेम करते हैं कि इन्हें अजीब सा स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर घर में देखा करता था। पर ये सब बस बातें हैं जो कि क्लेम्स थी, बाकी पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन में। और इस इंसिडेंट के 18 महीने बाद इस घर में एक और फैमिली आती है, द लुट्स फैमिली। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के पार्ट